सो लास्ट क्लास में हमने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में वर्क स्टार्ट कर दिया था, ध्यान है सबको? यस सर। है ना? सो वर्क होता है, वर्क इज द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। जब एक कोई भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं और अगर वो फोर्स डिस्प्लेस हो जाता है मतलब उसमें एनर्जी आ गई है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं से तो आई होगी, एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, एनर्जी ओनली ट्रांसफर हो सकती है। तो वो एनर्जी किसने दी? इस मैन ने, जिसने ये फोर्स लगाया। तो इस मैन की एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में चली गई, है ना? मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, मतलब इसने वर्क किया है। इस केस में ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही है, चल नहीं रहा है, तो मतलब इसकी एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में नहीं आई है, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ है, मतलब वर्क वर्क डन जीरो हुआ है। तो इसकी एनर्जी कहाँ चली गई? वो लॉस हो गई। समझ में आया क्या? यस सर। समझ में? यस सर। कैसे कैलकुलेट करते थे? एफ एस कोस थीटा या एफ डॉट एस, अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो, है ना? वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। और सीरियस यूनिट क्या होती है? अर्ग। पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या होता है? सप्लाई ऑफ वर्क नहीं था, सप्लाई ऑफ एनर्जी। ठीक है। और नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ एनर्जी। जैसे इस ब्लॉक ने इस ऑब्जेक्ट पर को फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया, तो इसने पॉजिटिव वर्क किया, मैन ने, बॉय ने। तो पॉजिटिव वर्क क्या मतलब? इसने एनर्जी सप्लाई की। तो वो एनर्जी किसको सप्लाई की? इस ब्लॉक को। तो इस ब्लॉक ने एनर्जी गेन की क्योंकि इसका वर्क डन नेगेटिव है। समझ में आया? फिर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, है ना? ये सब हमने क्वेश्चंस किए थे। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला क्या था? ये था। ठीक है। अगर फोर्स वेरिएबल हो तो इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। समझ में आया? आया समझ में? यस सर। जैसे इक्वेशन किया था, है ना? फिर टाइम डिपेंडेंट वाला वेरिएबल फोर्स था, उसको भी कैसे सोल्व करते हैं मैंने आपको बताया था, है ना? प्रैक्टिस कर ली है सब क्वेश्चंस की? हाँ। और अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व गिवन हो तो इसका एरिया वर्क होता है। समझ में आया? यहां तक हमने किया था। यस। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर आपने एक होमवर्क भी दिया था, आपने कहा था दिवाली के बाद डिस्कस करेंगे। हाँ बोलो, क्या होमवर्क है? एक ऑब्जेक्ट है जो है रखा है इसके टॉप पर। ठीक है, इसके टॉप पर रखा हुआ है। इसकी लेंथ है L और हाइट है H। ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। हमसे पूछा फाइंड आउट वर्क डन बाय नॉर्मल एंड ग्रेविटी ड्यूरिंग in displacement of block from top to bottom। एक ब्लॉक को हमने ऊपर से छोड़ दिया, स्मूथ सरफेस है, सरफेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं, ब्लॉक नीचे आएगा। तो ग्रेविटी और नॉर्मल का वर्क डन हमें निकालना है। निकालो जल्दी से, सॉल्व करो इक्वेशन। देखो, इसकी एफडी बनाते हैं, एम मास की, है ना? तो एम जी का एक कंपोनेंट तो इधर आएगा, एम जी साइन थीटा। एक कंपोनेंट ऐसा आएगा एम जी कॉस थीटा, और नॉर्मल ऐसे लगेगा। समझ में आया? ऐसे लगेगा नॉर्मल, और डिस्प्लेसमेंट इसका इस तरफ है, और नॉर्मल तो ऐसे लग रहा है इसके 90 डिग्री पर। समझ में आया क्या? ये नॉर्मल तो ऐसे लग रहा है ना डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पर। तो वर्क डन बाय नॉर्मल तो क्या होगा? n इंटू डिस्प्लेसमेंट l इंटू कोस 90। ये तो जीरो होगा। समझ में आया क्या?
Yes, sir. आया समझ? देन वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब ग्रेविटी का कौन सा कंपोनेंट नीचे लेके जा रहा है इसको, ये वाला या फिर ये वाला? ये वाला कंपोनेंट नीचे लेके जा रहा है या ये वाला? किसने डिस्प्लेसमेंट करा है, इसने या फिर इसने? mg sin theta. mg sin थीटा, समझ में आया? तो mg sin थीटा इंटू एल, यह है वर्क डन बाय ग्रेविटी, फोर्स इंटू डिस्प्ले। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Yes, sir. है ना? सो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या है, mgh, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे ना भेज के डायरेक्ट नीचे गिरा दूं तो भी वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, mgh ही होगा ना। अरे फोर्स लग रहा है mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे ही हो रहा है h, तो थीटा कितना हुआ 0, तो वर्क डन कितना होगा mgh। समझ में आया? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है, आप इसको नीचे ड्रॉप करो तो भी ग्रेविटी mgh वर्क करेगी, या फिर ऐसे ऐसे छोड़ दो तो भी ग्रेविटी mgh ही वर्क करेगी, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh ही होगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब ग्रेविटी का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. ग्रेविटी का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ग्रेविटी का वर्क डन पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, ओनली हाइट पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आया? चाहे आप इसको ग्राउंड पर ऐसे पूरा घुमा के यहाँ ले जाओ, चाहे ऐसे ऐसे ले जाओ, चाहे डायरेक्ट नीचे ले जाओ, वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh ही आएगा। तो यहाँ पे नोट में लिख लेते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। समझ में आया क्या? यस अगर आप किसी बॉडी को ड्रॉप करोगे h हाइट से तो भी वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh ही होगा, और ऊपर वाले क्वेश्चन में भी mgh ही है। हमने ड्रॉप किया क्या यहाँ पे? नहीं, हमने यहाँ पे इस इंक्लाइन प्लेन पर ऐसे रिलीज कर दिया, हवा में तो ड्रॉप ही नहीं किया हमने, तो भी वर्क डन यहाँ नीचे तक आने तक, यहाँ तक आने तक कितना हुआ, mgh ही हुआ। समझ में आया क्या? हाँ, तो इस फोर्स की एक खासियत है, ग्रेविटेशनल फोर्स की एक खासियत है, क्या स्पेशलिटी है कि इसका जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या वर्क डन बाय ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। समझ में आया? कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ये बात समझ में आई क्या? Yes, sir. यस, Yes. इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, हम आगे पढ़ेंगे इसको। समझ में आया? इनका वर्क डन ओनली इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का हाइट डिफरेंस पे डिपेंड करता है। समझ में आया? ग्रेविटी का वर्क डन, ठीक है। Yes, sir. ऐसा तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी। देखो अभी हमने देखा जब हम वर्क करते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना? या फिर मैं ये Yes. बोलूं कि वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, तभी तो Yes, एनर्जी का sir. ट्रांसफर होगा। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है तो आप किसी को क्या एनर्जी सप्लाई करोगे? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. है ना? सो वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी सप्लाई करने के लिए एनर्जी होना चाहिए, है ना? सो जितनी ज्यादा एनर्जी होगी आपके पास उतना ज्यादा वर्क कर पाओगे। वर्क करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है, फोर्स लगाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। समझ में आया क्या? Yes, sir. है ना? Yes. सो एनर्जी क्या होता है?
कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जितना ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी। है समझ में? इट इज रिक्वायर्ड टू डेवलप ए फोर्स। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना हम फोर्स लगा सकते हैं। समझ में आया? Yes, sir. देन टाइप्स ऑफ एनर्जी। ऐसे तो बहुत बहुत टाइप ऑफ एनर्जी होती है, बट बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो होता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है? और मैकेनिकल एनर्जी में भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है? सो देयर आर टू वेज in which energy can be classified, and these are: first, kinetic energy। पता है ना क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? Yes, sir. ये कब होती है किसी भी बॉडी में? जब बॉडी मोशन कर रही होती है तब होती है ना? सो इट इज द एनर्जी possessed by body due to motion of in a body। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। याद है? अगर कोई बॉडी है जिसका मास m है और वो v की स्पीड से चल रही है, तो इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ये चल रही ना, मतलब इसके अंदर एनर्जी, मतलब इसके पास वर्क करने की कैपेसिटी है। अगर ये रेस्ट पर होती तो इसके पास वो कैपेसिटी नहीं होती वर्क करने की, जब जो चलते हुए होती। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. मान लो अगर ये कोई दूसरी बॉडी से टकरा जाए तो वो दूसरी बॉडी चलने लग जाएगी, तो उस बॉडी में एनर्जी आ जाएगी इस बॉडी से, मतलब इसने वर्क किया मत, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी है। समझ में आया? तो इसके पास जो कैपेसिटी है, वो जो एनर्जी है वर्क करने की, वो एनर्जी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये चल रही है। चलने वाली जो एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया? Yes, sir. सेकंड, पोटेंशियल एनर्जी। ये इस तरह की एनर्जी होती है जो हम स्टोर करके रख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को हम, जैसे स्प्रिंग को दबा के रखो, स्प्रिंग को कंप्रेस करके रख लो, फिर जहां जरूरत हो उसको रिलीज कर दो, एनर्जी काम में आ जाएगी आपके। समझ में आया क्या? हाँ, आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सो इस तरह की एनर्जी जो स्टोर हो जाती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। which can be used for doing work। समझ में आया? Yes, sir. और देखो, हमने जब भी हम वर्क करते हैं तो हो सकता है कुछ एनर्जी लॉस हो जाए, होती है ना कुछ एनर्जी लॉस सराउंडिंग में। हाँ, जब हम वर्क करते हैं तो कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ऑब्जेक्ट, जब हम वर्क करते हैं ऑब्जेक्ट चलने लग जाता है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. है ना? sir. और हो सकता है वो पॉसिबल है, या तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, हमने वर्क किया ऑब्जेक्ट चलने लग गया, काइनेटिक एनर्जी आ गई, या फिर हमने वर्क किया तो हमने जो एनर्जी लगाई वो स्टोर हो गई, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। या फिर हमने वर्क किया और वो लॉस हो गई, तो उसको बोलते हैं डिसिपेटेड एनर्जी। तो ये तीनों एक साथ भी पॉसिबल है। समझ में आया क्या? सो व्हाट इज डिसिपेटेड एनर्जी? जो लॉस हो जाती, फिर इस एनर्जी का हम यूज नहीं कर सकते। देखो, हम ये स्टोर्ड जो एनर्जी इसका यूज कर सकते हैं, इस काइनेटिक एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं।
ये ऑब्जेक्ट भी तो वर्क कर सकता है, समझ में आया? Yes, sir. वो एनर्जी जो वर्क कर पाए उस एनर्जी को हम बोलते हैं यूजेबल एनर्जी। जिस एनर्जी से हम वर्क कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? यूजेबल एनर्जी। वो हमारे काम की होती है। जो एनर्जी लॉस हो जाती है वो हमारे काम की नहीं होती, उससे हम वर्क नहीं कर सकते, वर्क परफॉर्म नहीं कर सकते। समझ में आया? हाँ। Yes, sir. सो जब भी हम वर्क करते हैं इसका मीनिंग क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क डन मतलब क्या होता है? तो या तो ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में गया हो किसी दूसरी बॉडी में जिस पे हमने वर्क किया, समझ में आया क्या? या फिर ये स्टोर्ड हुआ हो इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया क्या? या फिर लॉस्ट टू सराउंडिंग इन फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड। समझ में आया? Yes, आया sir. समझ में? Yes, sir. इसी को बोलते हैं डिसिपेटेड एनर्जी। इसी को क्या बोलते हैं? डिसिपेटेड एनर्जी। एंड इस एनर्जी को हम फिर से यूज नहीं कर सकते। इन दो को तो कर सकते हैं। मान लो मैंने 100 जूल का वर्क किया तो 30 जूल इसमें चला गया, 40 जूल इसमें चला गया, 30 जूल लॉस हो गया। तो अब मेरे पास 70 जूल बचा हुआ है जिससे मैं काम कर सकता हूँ। 30 जूल तो चला गया। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So it cannot be retrieved back to the system. It cannot be retrieved back to the system. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. लिखो। तो इसी एनर्जी को बोलते हैं डिसिपेटेड एनर्जी। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसको मैंने F फोर्स लगाया और इसका S डिस्प्लेसमेंट करवा के ये ब्लॉक को मैं यहाँ ले आया, ठीक है। और ये सरफेस रफ है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। समझ में आया क्या? तो मुझसे पूछा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फर्स्ट मुझसे पूछा वर्क डन बाय फोर्स F। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स F होगा, वो होगा F इंटू एस इंटू कोस 0, थीटा 0 डिग्री, तो Fs हुआ। तो इस फोर्स ने तो इतनी एनर्जी सप्लाई की। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes, sir. सेकंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अभी ये चल रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा? काइनेटिक। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन वो होगा काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस 180, थीटा 180 डिग्री, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लगेगा। कितना लगेगा? म्यू mg। समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ। तो फ्रिक्शन कितना लिखूंगा मैं? म्यू mg इंटू डिस्प्लेसमेंट एस इंटू कोस 180 होता है -1, तो यह है माइनस यू एम जी एस। समझ में आया? नेगेटिव मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन मतलब नेगेटिव, मतलब फ्रिक्शन ने एनर्जी गेन की है और सराउंडिंग में लॉस कर दी है। समझ में आया? Yes, sir. ये पॉजिटिव था, ये सप्लाई भी इस ब्लॉक पे दो फोर्स ने वर्क डन किए, एक इसने और एक इसने। इसने तो एनर्जी सप्लाई की इसको और इसने एनर्जी लॉस की, इतनी छीन ली इससे ब्लॉक से। समझ में आया? Yes. तो दिस एनर्जी इज लॉस्ट टू सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड। समझ में आया? Yes, sir. इसी को बोलते हैं डिसिपेटेड एनर्जी। आया समझ में? अब मान लो जितनी इसने एनर्जी सप्लाई की और उतनी इसने ले ली, तो इस ब्लॉक के पास कुछ भी एनर्जी नहीं बची। आया समझ में? तो ये फिर से रेस्ट पर आ जाएगा यहाँ पर। बट मान लो जितनी इसने सप्लाई की और उससे कम इसने ली, तो कुछ एनर्जी इसके पास बच गई होगी। मान लो 100 जूल की एनर्जी सप्लाई की और फ्रिक्शन ने 20 जूल की लॉस करवाई, तो 80 जूल की अभी भी इसके पास बची हुई है, तो उस एनर्जी से चलेगा आगे।
और जब तक पूरी एनर्जी खत्म नहीं हो जाती इसकी ये चलता रहेगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि फ्रिक्शन कभी ना कभी तो खत्म कर देगा इसकी एनर्जी। आया समझ में? Yes, sir. सो इसलिए कुछ ना कुछ एनर्जी हमें हमेशा लॉस होती है, क्योंकि रियल लाइफ में, एनवायरनमेंट में हर जगह कहीं ना सब जगह फ्रिक्शन लगता है, कुछ ना कुछ का रेजिस्टेंस जरूर लगता है जो एनर्जी को लॉस करवाता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. लिखो इसको। Now, next topic is very, very important. Classification of forces on the basis of energy transfer. जब हम फोर्स लगा के वर्क करते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, इसमें किसी को डाउट है? वर्क किया मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, वर्क नहीं किया मतलब कोई एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ है। समझ में आया क्या? Yes. तो जब भी हम Yes, फोर्स sir. लगाते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। समझ में आया? ठीक है। Yes, sir. Yes, अब sir. कुछ फोर्सेस का वर्क डन, चलो इसको आगे मैं समझाऊंगा। सो बेस्ड ऑन दिस एनर्जी ट्रांसफर, फोर्स को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं? दो कैटेगरी। बेस्ड ऑन एनर्जी ट्रांसफर यूजिंग वर्क डन, forces can be classified into two categories. ठीक है। फर्स्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस, जिसका भी मैंने नाम लिया था आपको थोड़ी देर पहले, याद है? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, एक एक करके दोनों समझते हैं। बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है, ध्यान से सुनना। ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस, देखो ये ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कभी भी एनर्जी को डिसिपेट नहीं करते। क्या नहीं करते? क्या नहीं करते हैं? साथ में बोलो मेरे। ये ऐसे फोर्स होते हैं जो, Dissipate. हाँ, एनर्जी को कभी, जैसे फ्रिक्शन था, ये इस फ्रिक्शन का वर्क डन कहाँ चला गया? क्या ये कोई काम में आया? इस फ्रिक्शन का वर्क डन क्या काम में आया कुछ? Object को stop करने में. ऐसे नहीं, वो तो हमारा पर्पस है, हमने इसको रोकना है। मान लो मुझे इसको रोकना नहीं है, तो ये जो इस फ्रिक्शन का जो वर्क डन में जो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, क्या वो एनर्जी मुझे काम में आएगी? अब बोलो। No, sir. No, sir. क्या एनर्जी? क्योंकि एनर्जी डिसिपेट हो गई, ये मेरे काम में नहीं आ सकती अब दोबारा, ये चली गई। समझ में आया? अब मुझे इस ब्लॉक को और एनर्जी देनी है तो और फोर्स लगाना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, जो कि फ्रिक्शन अगर लग रहा है तो वो एनर्जी फिर से सराउंडिंग में डिसिपेट हो रही है। सो फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये ऐसे फोर्स होते हैं जो एनर्जी को डिसिपेट करते हैं। समझ में आया? Yes, sir. yes, sir. जैसे ग्रेविटी की बात करूं मैं, जैसे मैंने इसको हवा में छोड़ दिया, या नीचे ग्राउंड है, नीचे बहुत ऊपर से इसको छोड़, इस पे ग्रेविटी लग रहा है, तो ग्रेविटी इस पे वर्क करती जा रही है, फोर्स लगा रही है और ये नीचे जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इसमें, ग्रेविटी mg, और डिस्प्लेसमेंट नीचे जाते जा रहा है, तो वर्क डन बढ़ते जा रहा है इसका नीचे नीचे। जैसे से नीचे, जितना नीचे जाएगी उतना वर्क डन बढ़ता जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आएगा? mg इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट, जितना है नीचे जाएगा। समझ में आया? मान लेते हैं h, तो जैसे से नीचे जाते जा रहा है h बढ़ते जा रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बढ़ता जा रहा है।
मतलब ग्रेविटी एनर्जी सप्लाई कर रही है इस बॉडी में, कर रही है कि नहीं कर रही? हाँ, Yes. Yes, sir. Yes, क्या sir. वो एनर्जी सराउंडिंग में लॉस हो रही है क्या? नहीं, वो इसमें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ रही है, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है ना, समझ में आया? Yes, sir. तो वो काइनेटिक एनर्जी को तो हम यूज में ले सकते हैं, वो थोड़ा ना सराउंडिंग में लॉस हुई है, समझ में आया? यस Yes, sir. Yes. इसमें स्पीड आ गई ना, और ये बढ़ती जा रही है स्पीड, काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ती जा रही है, जितना ग्रेविटी वर्क डन करेगी उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। आया समझ में? तो ग्रेविटी ऐसा फोर्स है जो कभी भी एनर्जी को डिसिपेट नहीं करता है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. जो एनर्जी को डिसिपेट करता है, तो ऐसे फोर्स जो एनर्जी को डिसिपेट नहीं करते उनको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, सबसे बेसिक डिफरेंस। और जो एनर्जी को डिसिपेट करते हैं उनको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. Can you समझ में? Sir. sir, can you repeat? ऐसे फोर्स जो एनर्जी को डिसिपेट करते हैं, जैसे फ्रिक्शन, इसने एनर्जी को डिसिपेट कर दिया ना सराउंडिंग में, उसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। और ऐसे फोर्स जो एनर्जी को डिसिपेट नहीं करते, जहाँ पे ग्रेविटी जो वर्क डन कर रही है, ग्रेविटी इज ए फोर्स, वो जो वर्क कर रही है वो सराउंडिंग में थोड़ा ना लॉस हो रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, दिख भी रहा है आपको? जितना नीचे जाएगा उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है इसके पास? क्योंकि वो ग्रेविटी सप्लाई कर रही है। समझ में आया क्या? आया समझ में? Yes, sir. ग्रेविटी फोर्स की वजह से आ रही है ना एनर्जी, जितना वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, समझ में आया? और उतना ही पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। आया समझ में? Yes, sir. अरे काइनेटिक एनर्जी आ रही है तो कहीं से, कहीं ना कहीं से कोई दूसरी एनर्जी कम हो रही होगी ना, वो कौन सी एनर्जी कम होती जा रही है नीचे आ रहा है तो? पोटेंशियल एनर्जी। Potential समझ में energy. आया? बट कहने की बात यह है कि यहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है सराउंडिंग में। आया समझ में? यहाँ पर अगर Yes, एनर्जी का sir. लॉस होगा सराउंडिंग में तो वो एयर के फ्रिक्शन की वजह से होगा, वो एनर्जी को डिसिपेट करेगा। जैसे यहाँ पर ये फ्रिक्शन लग रहा है, वैसे एयर का भी फ्रिक्शन लगता है, वो ऊपर लगेगा इसमें, वो इसकी थोड़ी बहुत एनर्जी डिसिपेट करवा देगा, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। बट ये ग्रेविटी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. सो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में एक डिफरेंस क्या समझ में आया? कि ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है ये एनर्जी को डिसिपेट नहीं करते, बट जो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं वो करते हैं। समझ में आया क्या? Sir. सो दीज आर the forces which never dissipates energy। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. एक और खास बात देखो, जब ये वाले फोर्स वर्क करते हैं ना तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है। किसमें चेंज आता है? किसमें चेंज आता है? Potential energy. पोटेंशियल। देखो इधर, ये mg ने वर्क किया ना, ये ऊपर से नीचे आया तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। इस क्वेश्चन में देखो, इसमें भी ग्रेविटी ने वर्क किया था mgh, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई ना, ग्राउंड पर आते ही जीरो हो गई, है ना? अभी मैं सब बाद में लिखाऊंगा। ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, बट आपको थोड़ा बहुत तो याद ही है, याद है ना? Yes, sir. सो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता है mgh, और पोटेंशियल एनर्जी भी कितना कम हुई थी। यहाँ पर कितनी है, इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है h हाइट पर mgh, और यहाँ पर कितनी हो गई, जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितना कम हुई mgh से, और वर्क डन बाय ग्रेविटी भी कितना हुआ mgh। समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. सो जब भी ये कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करते हैं ना तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंजेस आते हैं। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई? हाँ। Yes, sir. Yes. Yes, sir. सो नेक्स्ट पॉइंट हम ये लिखेंगे, बट नॉन कंजर्वेटिव में ऐसा नहीं होगा, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। देखो इधर ये फ्रिक्शन ने वर्क किया ना, यहाँ पर भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, यहाँ पर भी जीरो है, कोई चेंज नहीं आया। समझ में आया क्या? Yes. सो व्हेनेवर
these forces do work, always this energy changes the, ये जो एनर्जी जो वर्क में लगी है, वर्क में एनर्जी का ट्रांसफर होता है ना, वो एनर्जी क्या होती है, वो चेंज होती है, changes the potential energy of system। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। So whenever these forces do work, correspondingly potential energy of the system changes। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो अगर कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, कौन सा वर्क कर रहे हैं, पॉजिटिव वर्क, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। अभी मैं फिर से बताता हूं, हमने देखा भी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। जैसे मान लो अभी एक ऑब्जेक्ट है एच हाइट पर, यहाँ पर इसकी ए पर, और ये बी पर ग्राउंड पर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ए पर था, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh, एच हाइट पर है तो। समझ में आया? Yes, sir. अब मैंने यहाँ से इसको रिलीज कर दिया, तो mg फोर्स लगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हुआ, mgh, नीचे आने तक। समझ में Yes, आया sir. क्या? तो फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। तो यहाँ पे ग्रेविटी ने पॉजिटिव वर्क किया ना, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Yes, sir. अभी आ रही है? हाँ Yes, सर, sir. सर अभी जस्ट आई, अभी जस्ट आई। ब्रेक हो गया रही है। फिर से देखो, जब भी पॉजिटिव वर्क होता है, कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करते हैं, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। समझ में आया क्या? ये लाइन सुनी, ये बात सुनी? Yes. yes, मान लो मैंने यहाँ से ए से इस ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया, ए से बी ग्राउंड पर आ गया ऑब्जेक्ट, तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना हुआ इस केस में, mgh। इसमें किसी को डाउट है? No, नो sir. सर। इसमें mgh है ना। ये वर्क पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है, पॉजिटिव। है ना। जब ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव होता है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर आता है तो ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव होता है, क्योंकि ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लगती है। ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स नीचे है तो वर्क नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया? और ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो फोर्स भी नीचे है तो वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया? yes, sir. Yes, sir. और जब भी ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, इसलिए, और नीचे आता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। दोनों बात एक जैसी है कि नहीं है? नीचे आना मतलब वर्क डन पॉजिटिव होना और पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज होना। तो जब भी कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. ये सिर्फ मैं ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स में ऐसा ही होगा। आया सोच में? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं ये हमेशा उस तरफ लगते हैं जिस तरफ पोटेंशियल एनर्जी कम है। समझ में आया? मुझे बताओ, पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पर कम है या ऊपर कम है? Ground. इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स भी ग्राउंड की तरफ ही लग रहा है। जितने भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, नॉट ओनली दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, और भी होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, समझ में आया, स्प्रिंग फोर्स, वो हमेशा उनकी डायरेक्शन किधर होती है, जिस तरफ एनर्जी कम होती है।
जिस तरह पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की कम होती है उधर ही ये कंजर्वेटिव फोर्स लगते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। समझ में आया? क्योंकि उधर ये जाना चाहते हैं जिस तरफ एनर्जी कम है, क्योंकि एनर्जी कम वाली एनर्जी पर जाने पर क्या होगा, इनको स्टेबिलिटी मिलती है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. सो जब भी पॉजिटिव वर्क करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीज होती है। आया समझ में? यहां तक लिखो। तो जब नेगेटिव वर्क करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम बढ़ेगी। लिखो यहां तक। वैसे अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स अगर नेगेटिव वर्क करते हैं तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम होगा। जैसे एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया, ठीक है, तो ये ऊपर जा रहा है तो इस पर ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर। तो वर्क डन बाय, मान लो h हाइट पर चला गया, कितनी हाइट पर चला गया, h हाइट पर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, माइनस का mgh। अरे प्लस क्यों होगा, माइनस का mgh होगा ना। फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस इंटू कोस थीटा। फोर्स कितना है ग्रेविटी का, mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है h, और थीटा कितना है 180। 180 क्यों है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है और फोर्स नीचे लग रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना हुआ, 180 degree. हाँ, तो कितना आया वर्क डन बाय ग्रेविटी, माइनस mgh। समझ में आया? नेगेटिव वर्क। Yes, sir. तो जब नेगेटिव वर्क होता है तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम होता है। आया समझ में? Yes, sir. पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0, और फाइनली h हाइट ऊपर चला गया तो फाइनल कितनी हो गई, mgh। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो बढ़ी या कम हुई, बढ़ गई ना। कितनी बढ़ी, जितना ग्रेविटी ने नेगेटिव में वर्क किया उतनी बढ़ गई। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पर देखो, ग्रेविटी का वर्क डन या कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। इस केस में भी देखो वर्क डन mgs था, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी भी mgs था। समझ में आया क्या? हाँ। Yes, sir. सो यहाँ से कंजर्वेटिव फोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया। ग्रेविटी भी तो कंजर्वेटिव फोर्स ही है। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, वर्क डन बाय, या तो आप ये फॉर्मूला लगा दो एफ एस कोस थीटा वाला। समझ में आया? या फिर मान लो आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की, तो उसका डिफरेंस भी तो वही होता है। समझ में आया क्या? Yes, sir. So work done by conservative forces, not only gravitational forces, gravitational force के अलावा और भी कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। सबका वर्क डन निकालने का तरीका क्या होता है, जहां से जहां तक वो पार्टिकल गया, तो जहां से शुरू हुआ वहां की पोटेंशियल एनर्जी मतलब इनिशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? Yes, sir. ये वाला फॉर्मूला लगा के भी आप निकाल सकते हो दोनों के। यस, म्यूट हो जाओ। जैसे यहाँ ब्लॉक ए से बी आया, ब्लॉक ए से बी आया, ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी बताओ। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो यू इनिशियल कितना है mgh माइनस यू फाइनल कितना है 0, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ गया, mgh आ गया। समझ में आया क्या? Yes, sir. आया समझ में? इस क्वेश्चन में भी लगा सकते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वाला फॉर्मूला, इनिशियल माइनस यू फाइनल। यहाँ पे इनिशियल कितनी थी पोटेंशियल एनर्जी, h हाइट पर mgh, फिर यहाँ आ गया नीचे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी हो गई 0, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया mgh। समझ में आया क्या?
इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट mgh बोलते। आए सोच में? क्योंकि पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस पर। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। समझ में आया क्या? इस क्वेश्चन में जैसे हमसे पूछा वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो यहाँ इनिशियल ए से शुरू होके फाइनल बी पर आ गया, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, माइनस फाइनल हो गई mgh, तो 0 माइनस mgh लिखोगे तो आंसर आएगा माइनस mgh। समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. तो ये फॉर्मूला याद हो गया सबको? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है u इनिशियल माइनस u फाइनल। ये ओनली इनिशियल और फाइनल पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता है, किस पाथ से आप इनिशियल से फाइनल लेके गए उस पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ कंजर्वेटिव फोर्स is doing work then it is equal to the change in initial and final potential energy of the system irrespective of the path। समझ में आया? Yes, sir. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यू मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। यू क्या होता है? यू सिंबल होता है पोटेंशियल एनर्जी का, तो डेल्टा यू होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, बट ये यू इनिशियल माइनस यू फाइनल है, इसलिए मैंने माइनस लगाया। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. लिखो। ठीक है, सो हमने देखा जब भी कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होता है तो वर्क जो होता है वो इक्वल टू होता है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, चाहे आप किसी भी पास से लेके आओ। इसलिए तो मैंने बोला था जब भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो चेंज होती है। समझ में आया? अगर ये पॉजिटिव वर्क करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, नेगेटिव वर्क करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। आए समझ में? हाँ, Yes, sir. अब जिस फील्ड मतलब होता है रीजन, जिस रीजन में या जिस फील्ड में ये फोर्स एक्ट होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ऐसी फील्ड को बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। समझ में आया क्या? हाँ, Again, explain again. कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है? जिसमें कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट होते हैं। ठीक है, the reason Yes, sir. field in which a body experiences conservative forces are called conservative field। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. है ना? लिख देता हूँ चाहो तुम। the reason या field in which a body experiences conservative forces, short में तुम पूरा लिख लेना, are called conservative fields, are called conservative fields। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, इन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन बाय
कंजर्वेटिव फोर्सेस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करते हैं? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ बॉडी पर डिपेंड करते हैं। मतलब इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे ही तो डिपेंड करती है। समझ में आया? आया समझ में? यस सर। Yes, sir. इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन किस पाथ से आया। आया समझ में? एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, and is independent from the path along which work is done। समझ में आया क्या? यस सर। तो जैसे मान लो कोई कंजर्वेटिव फील्ड है, दिस इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, इसमें ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। एक ऑब्जेक्ट को मैं इस पास से लेके जाऊं या इस पास से लेके जाऊं या इस पास से लेके जाऊं, समझ में आया? तीनों के केस में W1 W2 या W3 तीनों के केस में सेम होगा। समझ में आया क्या? यस सर। और कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया क्या? Yes, sir. ये किसका वर्क डन है? ये कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। आया समझ में? लिखो। हाँ, ये कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स भी लिख लो। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, एनएलएम में पढ़ा था ना हमने स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। इन जब ये वर्क करते हैं तो कभी भी एनर्जी डिसिपेट नहीं होती है, ओनली पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाती है। समझ में आया? अब देखो, ये तो जैसे आपको पता लगेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो आप बोल दोगे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। समझ में आया क्या? ठीक है। बट इसके अलावा जैसे आपको पता नहीं चल रहा है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है, और आपसे पूछा जाए बताओ ये कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे? अगर उनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। समझ में आया? सो ये कैसे बताएंगे कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? उसके लिए हम एक टॉपिक और लिख लेते हैं, टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है। जैसे फर्स्ट, अगर कोई कांस्टेंट फोर्स है, कौन सा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स है, तो वो कंजर्वेटिव होता है। देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं। एक फोर्स लग रहा है 2i कैप प्लस 4j कैप। इस फोर्स से मैं एक पार्टिकल को 0,0 से 3,4 ले गया। कहाँ ले गया? 3,4, A to B। मुझसे पूछा फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स फ्रॉम A to B। फ्रॉम A to B, आवाज आ रही है ना? यस सर। Yes, sir. तो कैसे निकालेंगे वर्क डन? डिस्प्लेसमेंट निकाल लो A से B तक का।
डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 3 माइनस 0 आई कैप प्लस 4 माइनस 0 जे कैप, कितना होगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होता है अगर वेक्टर फॉर्म में तो एफ डॉट एस, एफ कितना है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, एस कितना है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। तो 2 इंटू 3 डॉट प्रोडक्ट करोगे 6 आएगा प्लस 4 इंटू 4 16 आएगा। तो कितना आया 22 जूल आया। कितना आया आवाज आ रही है नहीं आ रही है? सो वर्क डन कितना आया 22 जूल आया। अब ए से बी आप चाहे तो इस पास से ले जाओ, इस पास से ले जाओ, इस पास से ले जाओ, किसी भी पास से ले जाओ, यही वर्क डन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें थोड़ा ना डिफाइन हुआ है कि इस पास से ले जाओ तो अलग आएगा, इस पास सब में यही आएगा ना। एफ डॉट एस निकालोगे तो ये आंसर आएगा। Yes, sir. किसी भी पास से ले जाओ तो वर्क तो उतना ही आ रहा है, पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो वर्क डन बाय दिस कांस्टेंट फोर्स इज ऑलवेज क्या होता है 22. कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो जो भी कांस्टेंट फोर्स होता है हमेशा बोल दो आंख बंद करके कि वो कंजर्वेटिव होते हैं। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अगर फोर्स इस फॉर्म में है, कांस्टेंट ना हो बट इस तरह से एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ये भी कंजर्वेटिव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फोर्स है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप। समझ में आया? अब मुझसे पूछा है ये 0,0 से 3,4 तक का वर्क डन निकालो, ए से बी तक का। ठीक है, अब ये वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स में हम ये वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकते। समझ में आया? तो वर्क डन Yes, बाय sir. वेरिएबल फोर्स कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला Integration method. है समझ में? तो यहाँ पर वर्क डन एक्स में भी हो रहा है वाई में भी हो रहा है, ऐसे निकालेंगे। समझ में आया? Yes, sir. एक्स में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और एक्स में भी फोर्स लग रहा है, वाई में भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वाई में भी फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो एक्स वाला वर्क डन कैसे निकालेंगे एफ एक्स डी एक्स, और वाई वाला कैसे निकालेंगे एफ वाई डी वाई। समझ में आया? Yes, sir. फ्रॉम x1 टू x वाला वर्क डन लिमिट लगाएंगे x1 टू x2, y वाले में लिमिट लगाएंगे y1 टू y2, ऐसे निकालते हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. अब fx कितना है x स्क्वायर dx, x1 कितना है 0 से 3 प्लस fy कितना है y, ये fx है और ये fy है। समझ में आया क्या? dy Yes, sir. फ्रॉम 0 टू 4। समझ में आया क्या? Yes, sir. तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 0 टू 3, इसका होगा वाई स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 से 4। तो कितना आंसर आएगा 3 का क्यूब मतलब 27 बाई 3, यह आएगा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 8। तो कितना आंसर आया 35 जूल। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप इसको किसी भी पास से ले जाओ, आंसर वही आने वाला है। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह के फोर्स भी कंजर्वेटिव होते हैं। समझ में आया? इनका वर्क भी पाथ पे ही डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, Yes, sir. लिखो